हाय, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बियॉन्ड स्टेट सर्विस एग्जाम्स BSSE। दोस्तों, आज हम ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके प्रिपरेशन के लिए। जो भी स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम्स है उन सब में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। जैसा आपने देखा है यहाँ पे टाइटल में ही, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, यानी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। फ्रेंड्स, जो ये एक्ट बना है द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, आपको पता ही है, वही जम्मू एंड कश्मीर पीपल हैड अवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, तो पार्लियामेंट में एक बिल पास हुई। उसी बिल को कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल और ये आफ्टर दैट इट बिकेम एक्ट। तो इसी पे मैंने कुछ MCQs लाए हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो होप दैट आप बड़े ध्यान से वीडियो की तरफ रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अथॉरिटी टू रीऑर्गेनाइज स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। ये जो क्वेश्चन है ये बताता है कि हमारा जो संविधान है, यानी आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें कौन सा पार्ट है जो किसके बारे में बताता है कि हम एक स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी वी कैन चेंज द शेप ऑफ द स्टेट। तो इसका मतलब यह है कि जैसे हम बोलेंगे, देखिए आराम से, इसका मतलब यह है कि हम एक स्टेट को चेंज कर सकते हैं यूनियन टेरिटरीज में, जिस तरह किया है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में चेंज किया, लद्दाख यूनियन टेरिटरी एंड जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। या किसी स्टेट को दो स्टेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिस तरह किया है आंध्र प्रदेश को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। या कभी कभार किसी स्टेट का नाम चेंज करेंगे, तो ये अथॉरिटी कौन देता है? पार्लियामेंट को। तो ये अथॉरिटी पार्लियामेंट को देता है कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पार्ट है? यहां पे चार पार्ट्स मैंने बताए हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ। सोचिए, फिर और हम डिस्कस करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में 1 to 4 आर्टिकल्स है, 1 to 4 आर्टिकल्स पार्ट फर्स्ट में। तो ये जो पार्ट फर्स्ट है, इसमें भी स्पेशली कौन सा आर्टिकल डील करता है? दैट इज आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे मैं लिखूंगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ताकत किसको है? दिस पावर इज गिवन टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांच, यानी पार्लियामेंट 3 चीजों का बना हुआ है। किस चीज का? पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा हो गया, इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करेंगे पार्लियामेंट की, प्रेसिडेंट की, राज्यसभा की, लोकसभा की, तो ये जो बिल
चलो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, दूसरे एमसीक्यू दिया है उस पे। तो वी कैन से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिवाइड किया गया। आज अगर हम बात करेंगे 2022 की, 2022 की, आज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज ऑफ 25 पार्ट्स। कितने पार्ट्स है? कभी कभार ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इट इज ऑफ 25 पार्ट्स। और शेड्यूल्स कितने हैं? शेड्यूल्स 12। पहले 8 थे, अब 12 है। ठीक है, तो 20 आपने यहां पे क्या याद रखा है कि पहला पार्ट जो है 25 पार्ट्स में, पहला पार्ट जो है वो डील करता है किसके बारे में? यानी उसी पार्ट में पावर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टू रिऑर्गेनाइज द स्टेट और रिऑर्गेनाइज द यूनियन टेरिटरीज। तो उस पार्ट में कितने आर्टिकल्स है? दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर? देयर आर 4 आर्टिकल्स, 1 to 4। ओके, और भी हमने ये सीखा है कि देयर आर टोटल 25 पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफ वी टॉक अबाउट इन 2022। और शेड्यूल्स 12 शेड्यूल्स है। ठीक है, तो और इसका आंसर क्या हो गया? पार्ट फर्स्ट। तो मूव टू द सेकंड वन। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन वाज द रीऑर्गेनाइजेशन बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट? मैंने पहले ही बताया है, पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो कानून बना सकते हैं। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड अ लेजिस्लेशन, दैट इज अ लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी, पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव बॉडी। तो पार्लियामेंट को किसने ये ताकत दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने, और कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको ये ताकत दिया है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ लेजिस्लेटिव बॉडी। तो जो व्हेन वाज द रिऑर्गेनाइजेशन बिल इंट्रोड्यूस्ड? दिस क्वेश्चन इज being asked, have been asked, will be asked in number of exams। तो आप जरूर देखना जब भी कोई जो अब सामने एसए का एग्जाम आने वाला है या जितने भी एग्जाम्स आएंगे, तो ये क्वेश्चन इट विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। देखिए कब इंट्रोड्यूस किया है, तो यहां पे बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं। इंट्रोड्यूस कब किया, किसने किया, कहां पे किया, तो बहुत सारी चीजें। तो पहला ऑप्शन नंबर 1 6 अगस्त 2019, ऑप्शन 2 9 अगस्त 2019, ऑप्शन सी 4 अगस्त 2019, ऑप्शन डी 5 अगस्त 2019। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। देखिए जब आपको याद ही होगा कि ये जो बिल है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड in 2019, 5 August 2019. Option D is correct answer. This is the correct answer. 5 August 2019. तो ये भी कहा जा सकता है किसने इंट्रोड्यूस किया? किसने इंट्रोड्यूस किया? इंट्रोड्यूस्ड बाय अमित शाह, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अमित शाह। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहां पे इंट्रोड्यूस किया है, किस हाउस में। और यह भी क्वेश्चन क्या किस हाउस में हम बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और बिल क्या होती है? देखिए बिल जब कोई भी डॉक्यूमेंट जाता है तो किसी भी हाउस में, वेदर इट इज लोकसभा और राज्यसभा, तो जब वो जाता है किसी बिल जब जाता है किसी भी हाउस में, दैट इज कॉल्ड द बिल। जब उसे प्रेसिडेंट का साइन मिलता है, दैट इज आफ्टर दैट इट बिकम्स एक्ट और लॉ। तो किस हाउस में ये बिल गई? दिस बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अमित शाह के द्वारा। यानी अमित शाह इंट्रोड्यूस्ड द बिल इन द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के किस हाउस में? राज्यसभा में। और कब इंट्रोड्यूस किया? 5 अगस्त
2019। और पास कब हुई? ये वहीं पे पास हुई, उसी दिन, ऑन द सेम डे ये बिल पास हुई, यानी 5 अगस्त 2019 में ही ये पास होती है। कहां पे पास होती है? राज्यसभा में, और फिर ये लोकसभा में जाते हैं। देखिए, कोई भी बिल एक्ट बनने के लिए इसको राज्यसभा में भी पास होना पड़ता है, लोकसभा में भी पास होना पड़ता है, और प्रेसिडेंट का साइन, उस प्रेसिडेंट का साइन भी जरूरी है। दैट इज कॉल्ड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट मैंने पहले ही बताया है, राज्यसभा का बना होता है, लोकसभा का बना होता है, लोअर हाउस, अपर हाउस एंड द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द पार्लियामेंट। तो कब ये पार्लियामेंट में जाती है ये बिल? 5 अगस्त 2019। और पास ये भी पूछा जा सकता है, पास कब हुई? उसी दिन ये पास हुई। और किससे पास हुई? सिंपल मेजॉरिटी से। सिंपल मेजॉरिटी। क्या रीऑर्गेनाइजेशन बिल को प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरत होती है? हां, जरूरी जरूरत। प्री रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी बिल, एनी एरिया। ओके, सॉरी। तो 6 अगस्त भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 6 अगस्त में ये क्या होता है? 6 अगस्त में इससे हियर इज आंसर 5 अगस्त, लेकिन 6 अगस्त में ये लोकसभा में पास होती है। ये बिल 6 अगस्त लोकसभा में पास होती है। तो 9 अगस्त भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 अगस्त इसे प्रेसिडेंट असेंट देता है। प्रेसिडेंट असेंट देता है, यानी प्रेसिडेंट इसे साइन देता है। नाउ कांग्रेचुलेशन, द बिल हैज बीन passed. Now it becomes act after the assent of the president. कौन तब प्रेसिडेंट होता था? तब हमारा प्रेसिडेंट था रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसका नंबर क्या है? 14th प्रेसिडेंट। 14th प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। 14th प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। ठीक है, रामनाथ कोविंद 14th प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। तो रामनाथ कोविंद के बाद एक महिला प्रेसिडेंट बनी है, उसका नाम है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, यह भी इंपॉर्टेंट है। ये महिला है, औरत है। और इतना ही नहीं, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो कहां से है? शी इज फ्रॉम ओडिशा। शी इज फ्रॉम ओडिशा। ओडिशा या ओडिशा या ओडिशा। शी इज फ्रॉम ओडिशा। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और यह भी पूछा जा सकता है वो किस नंबर पे है? शी इज 15th प्रेसिडेंट। 15th। क्या ये औरत पहली है? नहीं, इससे पहले भी हमारी प्रेसिडेंट एक औरत रही है। उसका नाम क्या था? प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा देवी पाटिल। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, हु वाज आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। ठीक है सर। और सेकंड कौन था वो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, तो यहां पे हमने बहुत सारे एक एमसीक्यू, इट इज नॉट नेसेसरी कि यही एमसीक्यू आएगा या यही क्वेश्चन आएगा। ये भी बोल सकते हैं व्हेन द बिल वाज व्हेन प्रेसिडेंट गिव द असेंट टू द बिल। और ये बिल इंप्लीमेंट कब हुआ ये एक्ट? इट्स ऑल्सो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, कब इंप्लीमेंट हुआ? 31st अक्टूबर। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले 5 उंगली में कितने, हाथ में कितनी उंगलियां होते हैं? 5। उसके बाद 6, फिर और 3 ऐड कर लो तो हो गया 9। 5, 6, 9। दीज 3 डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और भी हमने बहुत सारी चीजें देखी। और मैं इसके बारे में, ये जो द्रौपदी मुर्मू है, शी इज फ्रॉम द ट्राइब संथाल ट्राइब। संथाल ट्राइब, यानी फर्स्ट एसटी वुमेन।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संथाल ट्राइब से वो बिलोंग करती है। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट कंटेन्स 100 सेक्शंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 101 सेक्शंस, 102 सेक्शंस, 103 सेक्शंस। सोच के फिर डिस्कस करते हैं। देखिए सर, जो ये जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना है, इसमें कितने सेक्शंस है? अगर हम बात करेंगे यहां पे आंसर जो है, इट हैज 103 सेक्शंस, 103 सेक्शंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट 5 शेड्यूल्स। 103 सेक्शंस एंड 5 शेड्यूल्स। कितने सेक्शंस है? 103 सेक्शंस। और शेड्यूल्स कितने हैं? 5 शेड्यूल्स। और पार्ट्स कितने हैं? 14 पार्ट्स। ये भी इंपॉर्टेंट। देखिए, एक ही क्वेश्चन से कितने, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और ये तो मैंने ऑलरेडी बनाया है क्वेश्चन। तो जो ये जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, इसमें 103 सेक्शंस है, 5 शेड्यूल्स है और 14 पार्ट्स है। तो हियर इज द आंसर ऑप्शन डी, दैट्स 103 सेक्शंस। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। After Jammu and Kashmir Reorganization Act, which districts are included in the Union Territory of Ladakh? देखिए, आपको पता ही है जो द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास, जो ये एक्ट बना है, इसमें 2 डिविजन्स हुए। एक रहा जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर था, और उसके अलावा लद्दाख को अलग किया गया है। तो हमारे यहां कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे? 22 डिस्ट्रिक्ट्स थे, 22। उसमें से -2 डिस्ट्रिक्ट्स, ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स माइनस हुए हैं। तो अब यहां पे जम्मू एंड कश्मीर कितने डिस्ट्रिक्ट्स रहा? 20 डिस्ट्रिक्ट्स। और ये 2 कौन से 2 है? करगिल एंड लेह, करगिल एंड जांगला, यहां पे जांगला है, और लेह एंड जांगला, द्रास एंड करगिल। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। देखिए, करेक्ट ऑप्शन इज करगिल एंड लेह। ये 2 डिस्ट्रिक्ट है, जो कि करगिल और लेह है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट है जो किस में आता है? किस में आते हैं? ये आते हैं लद्दाख यूटी में, लद्दाख यूटी में। और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स है, रिमेनिंग 20 डिस्ट्रिक्ट, वो जम्मू एंड कश्मीर में आते हैं। तो करगिल एंड लेह, दीज 2 डिस्ट्रिक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो हमारा यहाँ जो लद्दाख का अपना लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी, और वो जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का अपना लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी, और लद्दाख का उसको दैट वुड बी कंट्रोल्ड बाय, डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय गवर्नर। तो ये रहा, दिस वाज द MCQ नंबर 4। नाउ द MCQ नंबर 5। The Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 received assent from the President on। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन ये मैंने इसलिए इसमें डाला है क्योंकि it was asked in जो प्रीवियसली SI का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा, उन्होंने वो ये क्वेश्चन पूछा था। तो द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कब इसे असेंट मिला है? मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया हुआ, 9 अगस्त 2019। किसके द्वारा? कौन थे हमारे प्रेसिडेंट तब? रामनाथ कोविंद।
रामनाथ कोविंद। होप दैट आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। तो मूव टू द नेक्स्ट वन। एज पर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, हाउ मेनी representatives can be nominated by the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir? How many representatives can be nominated? Actually you have how many women representatives? Women. कितने महिला, कितने औरतें अगर लगे कि उनके रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनको लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं लाया गया है या वो कम है, तो कितने नॉमिनेट कर सकते हैं इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट? इट इज टॉकिंग द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इट्स आंसर इज 2. Its answer is 2. Who will nominate them? It will be governor, lieutenant governor. ठीक है, चलो move to the next one. Which article empowers? कौन सा आर्टिकल ताकत देता है किसको? पार्लियामेंट को. It talks about the Parliament of India. ताकत देता है to reorganize any state, to reorganize any union territory. तो कौन सा एक ये आर्टिकल है? मैंने पहले ही बताया इट इज इन पार्ट फर्स्ट, और पार्ट फर्स्ट में कितने आर्टिकल्स हैं? 1 to 4. तो कौन सा आर्टिकल एम्पावर करता है किसको? पार्लियामेंट को टू रिऑर्गेनाइज द स्टेट. इट इज द आर्टिकल 3. इट इज द आर्टिकल 3. चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आर्टिकल 3 ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन जब आप रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ेंगे ना, तो आपको जो भी चीजें जुड़े होंगे इसके साथ, यू हैव टू डिस्कस देम, यू हैव टू रिमेंबर देम. आफ्टर दैट यू कैन मतलब कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि रिऑर्गेनाइजेशन मींस इसी से क्वेश्चन आएंगे. आप जो आर्टिकल, जैसे प्रेसिडेंट कैसे बनाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को वो किस आर्टिकल के जरिए अपॉइंट कर सकता है, एवरीथिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट व्हेन यू रीड द रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट. और ये अलग टॉपिक दिया गया है हर एक एग्जाम में, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट. तो इस पे आपकी पकड़ होनी चाहिए. आफ्टर दैट यू हैव टू सिट इन एनी स्टेट सर्विस एग्जाम. इवन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द UPSC also. तो अब और एक क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 14 सब सेक्शन 4A, हाउ मेनी सीट्स विल रिमेन वैकेंट? वैकेंट का मतलब है खाली. फॉर POK, यानी उन पे कोई नहीं उठेगा. नो MLA. क्यों? क्योंकि दीज विल रिमेन वैकेंट. क्यों रहेंगे वैकेंट? फॉर POK. POK मीन्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK. तो देखिए ऑप्शन है 24, 25, 21, 23. तो देखिए पहले मैं इस पे थोड़ा बात करूंगा. POK जो है, इंडिया इज क्लेमिंग दैट POK इज द पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया है. तो इतना ही नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगा. अमित शाह जो है, अमित शाह ने पार्लियामेंट में क्या कहा? पार्लियामेंट में ऐसा कहा, व्हेन आई टॉक अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर, आई टॉक अबाउट द POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, एंड अक्साई चिन ऑल्सो. तो उसके कहने का मतलब था कि अक्साई चिन भी हमारा अपना हिस्सा है, अटूट अंग है. लेकिन एक इसके पीछे भी एक कहानी है. इट वॉज विलियम जॉनसन 1865. ही वॉज सिविल सर्वेंट. जिस तरह आज
सर्विस में जाते हैं, जैसे आप यूपीएससी करके आओगे तो यू विल बी आईएएस ऑफिसर, दैट मीन्स सिविल सर्वेंट, और केएएस ऑफिसर, दैट मीन्स सिविल सर्वेंट। उसी तरह वो भी एक सिविल सर्वेंट था। तो उसने क्या किया सर, उसने 1865 की बात मैं कर रहा हूं, उसने एक लाइन ड्रा की है, उस लाइन को कहते हैं विलियम जॉनसन लाइन या जॉनसन लाइन। तो उस लाइन में उसने अक्साई चीन को इंक्लूड किया, किसके साथ? जम्मू एंड कश्मीर के साथ। तो जब उसने इंक्लूड किया इसको, इसीलिए इंडिया क्लेम करता है कि ये जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है। किस डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है? लेह डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, लेह डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। इट इज द पार्ट ऑफ लेह डिस्ट्रिक्ट। तो सर कितने सीट्स वैकेंट रहते हैं, किसके लिए? पीओके के लिए। दिस इट हैज आंसर 24 सीट्स। 24 इज द करेक्ट आंसर, 24 सीट्स। तो सर हमने ये रीऑर्गेनाइजेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे उनको हमने डिस्कस किया है। तो इसके बाद दूसरा लेक्चर होगा, इसी पे होगा, उसमें हम और डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप फिलहाल इसको प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस लाइफ अहेड।